आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो इन्वेंट्री होती है वो होती क्या है? इन्वेंट्री होती है हमारे पास जो स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज या स्टॉक, ठीक है। जो हमारे पास स्टोरेज होता है, ऐसा स्टोरेज जिसे हम प्रॉफिट कमाने के लिए रखते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए रखते हैं, उसे बोलते हैं एक तरीके से इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसका महत्व है और क्या इसका उद्देश्य है इन्वेंट्री कंट्रोल का, ठीक है। तो इन्वेंट्री का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी संगठन या संस्था के पास आवश्यक वस्तुएं या सामग्री सही समय पर उपलब्ध हो। कोई संस्था है, ठीक है, कोई संगठन है, उसके पास जो आवश्यक वस्तुएं सही समय पर हैं या नहीं हैं। अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो इन्वेंट्री है वो कंट्रोल है। अगर नहीं है तो इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से देखा जा सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस होती है उत्पादन में निरंतरता, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि आवश्यक कच्चे माल या उत्पादों की कमी के कारण उत्पादन प्रक्रिया में कोई रुकावट ना हो। तो अगर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन रखना है तो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल रखना होगी। अगर इन्वेंट्री आपकी कंट्रोल है तो आपके पास कच्चे मालों की कमी नहीं होगी, कच्चे माल की कमी नहीं होगी, तो जो उत्पाद कर रहे हैं आप, जो बना रहे हो, उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी या उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक सेवा में सुधार। उचित इन्वेंट्री नियंत्रण के कारण संगठन अपने ग्राहकों को समय पर उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो अगर आपके पास अच्छी इन्वेंट्री कंट्रोल्ड है आपकी, तो आप जो सही समय पर ग्राहक को सही उत्पाद दे पाओगे, मतलब अच्छा उत्पाद दे पाओगे जब आपके पास अच्छा खासा इन्वेंट्री है। कॉस्ट रिडक्शन, अत्यधिक इन्वेंट्री से बचने के लिए स्टॉक का सही नियंत्रण जरूरी है। जो स्टॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ना रखना हो, बहुत ज़्यादा स्टोरेज ना करना हो, इसके लिए जो स्टॉक है आपके पास उसका सही नियंत्रण बहुत जरूरी है, जिससे भंडारण लागत, रख रखाव और क्षति की संभावना कम हो जाती है। इंप्रूव्ड कैश फ्लो, कैश फ्लो में सुधार। तो इन्वेंट्री पर कम खर्च करके कंपनी की नगद स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। मतलब आप स्टोरेज वगैरह इसको कम कर लो, जिससे आपके जो नगद माल है वो सेल अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो नगद की स्थिति है वो बढ़ जाएगी। स्मूथ सप्लाई, समान आपूर्ति। तो उचित नियंत्रण से आपूर्ति श्रृंखला को संतुलन बनाया जा सकता है। मतलब आपके पास ठीक ठाक इन्वेंट्री है तो आप मतलब कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है, सप्लाई वो अच्छी कर सकते हो, निरंतरता से कर सकते हो, जिससे स्टॉक की अधिकता या कमी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। एक आता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसकी बात करते हैं। तो इन्वेंट्री को भंडारित करने की लागत को इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या कैरिंग लागत कहते हैं। मतलब जो भंडारण को रखने में जो लागत लगती है उसे कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसमें बहुत सारी लागतें होती हैं, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। जैसे एक स्टोरेज कॉस्ट होती है, इसमें गोदाम का किराया, भंडारण सुविधाएं की देखरेख और बिजली पानी आदि का खर्च शामिल होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट एक होती है, रख रखाव लागत। इसमें वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खर्च होने की लागत शामिल होती है, जैसे तापमान नियंत्रण, सुरक्षा और उपकरण। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, बीमा और कर। तो इन्वेंट्री पर बीमा और करों के भुगतान भी इसमें शामिल होते हैं, तो ये भी चीज मतलब इस लागत में शामिल होती है। क्षय और समाप्ति, ऑब्सोलेंस और एक्सपायरी। तो जो कोई उत्पाद अत्यधिक या अधिक समय तक भंडारित रहता है तो उसकी समाप्ति या पुराने हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब या तो बहुत लंबे समय तक अगर भंडारण में रहेगा, स्टोरेज रहेगा, तो या तो उसकी समाप्ति या पुराने हो जाने की क्या होती है, संभावना रहती है, जिससे नुकसान हो सकता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो फंड की लागत। इन्वेंट्री में फंसा हुआ पैसा उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे पूंजी की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे पास स्टोरेज माल है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी स्टॉक। सुरक्षा स्टॉक का वह मात्रा, जो सुरक्षा स्टॉक है हमारा, वह अतिरिक्त मात्रा है जो किसी अनिश्चित परिस्थिति या अप्रत्याशित मांग में बढ़ोतरी के लिए भंडारित किया जाता है।
जो सेफ्टी स्टॉक होता है हमारा, ये वह अत्यधिक या अतिरिक्त मात्रा होती है जिसे अनिश्चित परिस्थिति, ऐसी कोई बेकार परिस्थिति आ गई है जिससे लड़ पाना मुश्किल है, ठीक है, आपका जो काम है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारी बेकार परिस्थितियाँ आ गई हैं, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा मांग आ गई है, ठीक है, मांग आ गई में बढ़ोतरी के लिए भंडारित की जाती है। तो उसके लिए उस समय आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, चलाना है, तो उसके लिए क्या होता है, इसका यूज किया जाता है सेफ्टी स्टॉक का। आपने अलग से सेफ स्टॉक रख लिया, सेफ भंडारण कर लिया, जब जरूरत होगी, बहुत मतलब बेकार परिस्थिति होगी, उससे निपटने के लिए हम उसका यूज करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी आपातकालीन स्थिति में भी आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट ना आए। मतलब कोई बहुत इमरजेंसी कंडीशंस आ गई या बहुत हार्श कंडीशन आ गई, उसमें भी आपका माल सप्लाई होता रहे और ग्राहकों की मांग पूरी की जा सके। यह स्टॉक आमतौर पर निम्नलिखित पर आधारित है, जैसे भविष्यवाणी की त्रुटियां, फोरकास्ट एरर्स, ठीक है, आपूर्ति में देरी, डिले इन सप्लाई, उत्पादन में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। तो ये मतलब स्टॉक आमतौर पर इन चीजों पर आधारित या बेस्ड होते हैं, इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम और अधिकतम स्टॉक स्तर, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होते हैं, वह न्यूनतम मात्रा है जिसके नीचे स्टॉक नहीं गिरना चाहिए। तो ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल्स होता है, यह वह मात्रा होती है इसके नीचे जो तुम्हारा स्टॉक है वो नहीं गिरना चाहिए किसी भी कीमत पर। यह सुनिश्चित करता है कि किसी उत्पाद की कमी ना हो और उत्पादन प्रभावित ना हो, ठीक है। मतलब आपके पास क्या है, मतलब कम से कम इतना स्टॉक तो हो, ठीक है, वो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, यह वह अधिकतम मात्रा है जिससे संगठन भंडारित करता है, मतलब स्टोरेज करता है। इससे अधिक स्टॉक भंडारित करने से भंडारण लागत में वृद्धि और जोखिम बढ़ सकता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो होता है जिसे आप मतलब सफल तरीके से आप स्टोरेज कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मतलब पैसे की कमी आ सकती है। नेक्स्ट आता है आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी। तो ये क्या होता है, ये आर्थिक आदेश मात्रा वह मात्रा है जो किसी संगठन को न्यूनतम कुल लागत, ऑर्डरिंग और कैरिंग लागत दोनों पर आदेश देनी चाहिए। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। तो जो हमारी आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है, वह मात्रा होती है क्या ये कि अगर इससे कम हुई आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो लागत है या कमाई है एक तरीके से, ठीक है, अगर वो इससे कम हुई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी से कम हुई, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहिए, ठीक है। आपका बिजनेस डूब सकता है अगर इससे कम हुई, ठीक है। जो किसी संगठन को न्यूनतम कुल लागत पर आदेश देनी चाहिए, मतलब अगर इससे कम आपकी हो रही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब जो लिमिट होती है उससे कम हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है। उसका उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे या तो आपको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए ऑर्डर की लागत को कम करना चाहिए, मिनिमाइजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ईओक्यू से संगठन कम लागत पर बड़ी मात्रा में आदेश दे सकते हैं, ठीक है। और भंडारण की लागत को कम करना, यह सही मतलब सही ईओक्यू का निर्णय लेकर इन्वेंट्री के भंडारण पर होने वाले खर्च को कम किया जाए। या तो आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो ऑर्डर कर रहे हो वो कम की जाए, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, इसे बढ़ा सकते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी को, ठीक है। या आप जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज को आप क्या करो, थोड़ा कम कर दो, जिससे आप इसे क्या करते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है √2ds/h, √2ds/h। तो डी क्या होती है, इसे निकालने का, ईओक्यू निकालने का फार्मूला है, ठीक है। डी होती है हमारी एनुअल डिमांड, वार्षिक मांग कितनी है, ठीक है। एस होता है प्रति आदेश लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे कितना लागत आपकी लग रही है। एच होती है प्रति यूनिट भंडारण लागत, होल्डिंग कॉस्ट पर
यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट जो आप स्टोरेज कर रहे हैं। देखो क्या होता है, अगर आप जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ऊपर वाले को अगर आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, ठीक है, नीचे वाले को आप बढ़ाओगे तो ऊपर वाला कम होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, हमें ये बढ़ाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, होल्डिंग को कम कर सकते हैं, जिससे हमारा ये क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्स में उल्टा चलता है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं ईओ क्यू को, हमारी कम है ज़्यादा, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरप्लस डिस्पोजल, अधिशेष निपटान। सरप्लस डिस्पोजल, तो इसका अर्थ क्या है कि उस इन्वेंट्री या सामान का निपटान किया जाए जिसकी आवश्यकता अब नहीं है या जो पुराने हो चुके हैं। मतलब जो सरप्लस डिस्पोजल होता है, जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, ठीक है, जो स्टोरेज में सामान पड़ा है जिसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, या जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, उसको निपटाया जाए, उसको निकाला जाए, वो होता है सरप्लस डिस्पोजल। इसका उद्देश्य क्या होता है, कचरा कम करना, रिड्यूसिंग वेस्ट, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बेकार की कामी चीज़ें पड़ी हैं उनको हम सेल करें। तो अन्य उपयोगी वस्तुओं को निपटान करके गोदाम में जगह व अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए खाली किया जा सकता है। कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, इसे निपटाकर क्या करें, भंडारण और रखरखाव की लागत को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़े होंगे तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। रीसेल, कुछ अधिशेष वस्तुओं का पुनः विक्रय किया जा सकता है जिससे कुछ नगद प्रवाह प्राप्त हो सके। कुछ चीजें ऐसी जिन्हें रीसेल दोबारा बेचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न टेक्निक अडॉप्टेड। मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्टेड, आज के समय में इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए कई आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है, जिसे इन्वेंट्री प्रबंधन अधिक सटीक और प्रभावी बन सकता है। कुछ आधुनिक तकनीकें हैं जिससे क्या होता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इन्वेंट्री जिससे कंट्रोल होगी, जिससे बहुत अधिक सटीक तरीके से और प्रभावी तरीके से क्या होता है, बिजनेस चल सकता है हमारा, अगर हम इन्वेंट्री को मतलब आधुनिक तरीके से कंट्रोल करें। जैसे क्या है हमारा बारकोड एंड रैपिड, हमारा क्या है RFID रैपिड, बारकोड या RFID ये कोड होते हैं, ठीक है। तो इन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादों को ट्रैक करने और उनके स्टॉक स्तर की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो हम बारकोड लगा सकते हैं अपने उत्पाद पर, ठीक है, RFID लगा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम अपने जो उत्पाद है हमारा, उसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। एक तो ठीक है, हमारा उत्पाद कहाँ है, और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम निगरानी रख सकते हैं, सही समय पर सभी चीजों की निगरानी रख सकते हैं एक कंप्यूटर की हेल्प से बस। जस्ट इन टाइम JIT, तो यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि इन्वेंट्री को तभी मंगाया जाए जब उसकी जरूरत हुई, जिससे भंडारण लागत कम हो। तो इन्वेंट्री जो हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज हमें माल करना है, कोई भी इन्वेंट्री तो हम तभी उसे मंगाएंगे, ठीक है, सभी बुलाएंगे या तभी मंगाएंगे जब उसकी जरूरत हो, जिससे जो भंडारण की एक्स्ट्रा लागत है, हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उससे बचा जा सकता है। मटेरियल क्या है, रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP, यह एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है, ठीक है, यह क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो मांग के आधार पर कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की योजना और प्रबंधन करता है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड प्लानिंग, तो इससे क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं हमारे कितने कच्चा माल की हमें मांग है, इसके आधार पर जो मतलब हम क्या कर सकते हैं, कच्चे माल और आवश्यक वस्तुओं की योजना और प्रबंधन कर सकते हैं, हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं एक तरीके से। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, तो ERP सिस्टम इन्वेंट्री के अलावा उत्पादन, वित्त और मानव संसाधन को भी एकीकृत करता है। तो ERP होती है, ठीक है, वो उसका और काम क्या है, उत्पादन, वित्त और मानव संसाधन का एकीकृत में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे संपूर्ण संगठन की दक्षता में सुधार होता है, ठीक है, उसकी जो दक्षता होती है उसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर, तो इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न स्थानों पर इन्वेंट्री को ट्रैकिंग और प्रबंधन किया जा सकता है। मतलब क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मतलब बहुत इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है,
और हम प्रबंध कर सकते हैं कोई भी सामान का, कोई भी सामान का। ये इसकी कंक्लूजन है, कोई खास नहीं है आपके काम की, आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स एंड प्रमोशंस की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।